नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन में। दोस्तों, आज से हम इस चैनल पे विभिन्न विषयों की एक सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक से आप रूबरू होंगे, जिसे हम NCERT को आधार बना के आपको बताएंगे। तो आज हम क्लास 10 के हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोस्तों, विश्व इतिहास में जितनी भी महान क्रांतियाँ हुई हैं, जितनी ही बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे वो अमेरिकन क्रांति हो या फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, रशियन रिवॉल्यूशन हो या भारत का 1857 का संग्राम हो, अगर आप उन सब को क्रांतियों को समझना है तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थात औद्योगिकरण को समझना होगा कि जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करते हैं 1G, 2G, 3G, 4G, 5G तक पहुंच गए, तो आखिर इसका आधार क्या था और क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि यह इंडस्ट्रियलाइजेशन उभरा और इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या। तो वास्तव में इससे पहले पृष्ठभूमि के लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यह तस्वीर E.T. पॉल नामक एक पत्रकार ने बनाया था, जो 1900 में यह तस्वीर प्रकाशित हुई थी। 1900 में यह तस्वीर प्रकाशित हुई थी, जिसमें एक स्त्री, अब देखिएगा इस तस्वीर में, तो एक स्त्री जो एक एंजल की भांति, परी की भांति अपने हाथों में सेंचुरी लिखा हुआ तख्ता लिए हुई है और वह एक चक्की नुमा पदार्थ पे खड़ी है जो निरंतर घूमते रह रहा है और उसके पीछे विभिन्न तरह के बदलावों का जिक्र है, जैसे रेलवेज, प्रिंटिंग प्रेस, फैक्ट्री, मशीन, स्टीम इंजन, अलग अलग तरह के औद्योगिक यंत्र और मशीनरी है। तो वास्तव में यह तस्वीर क्या दिखाती है? तो E.T. पॉल ने 1900 में जो यह तस्वीर बनाई, तो दरअसल यह एक पूरी प्रक्रिया है जो विगत 50 सालों, 60 सालों, 70 सालों से चली आ रही है, जिसमें आप देखेंगे कि स्टीम इंजन का आना या अचानक से प्रिंटिंग प्रेस का आना, ये सब कोई नई बात नहीं थी। इसको हम एक प्रक्रिया के तहत समझेंगे और जिसे ही बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम दिया गया। किंतु यह इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का फेज है, जिसे हम हिस्ट्री में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जानते हैं। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जस्ट पहले का है। तो दोस्तों, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझेंगे तो उसे हम ब्रिटेन की परिप्रेक्ष्य में समझेंगे, क्योंकि ब्रिटेन को माना जाता है प्रथम इंडस्ट्रियल नेशन, यानी फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा कॉलोनीज थी। वो भारत, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी अमेरिका, बहुत जगहों पे उसकी कॉलोनी थी। अफ्रीका के बहुत देशों में उसकी कॉलोनीज थी। तो उसके लिए उसके मार्केट चाहिए था, उसे वैसे प्रोडक्शन चाहिए थी। तो प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए वैसे रॉ मटेरियल चाहिए थे, वैसे मजदूर चाहिए थे। तो उसके लिए इन इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज का आना जरूरी था। तो ये तो रही पृष्ठभूमि। तो दरअसल इस जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जस्ट पहले का है, जिसमें हस्त उत्पादक यानी क्राफ्ट्समैन, आप NCERT क्लास 10 के हिस्ट्री को देखेंगे तो जो क्राफ्ट्स पीपुल थे, जो मूलतः शहर में काम करते थे, ब्रिटेन की परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, ब्रिटेन में जो क्राफ्ट्स पीपुल थे या घर में जो उत्पाद करते थे, तो वो पहले हस्तकरघा आदि, जो हाथ से कपड़े की बुनाई, जिसे हम हैंडलूम के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं, उनसे ज़्यादातर काम होता था। किंतु ब्रिटेन शुरू से ही, काफ़ी पहले से ही कॉलोनीज में निवेश करता आ रहा है, कॉलोनी में मार्केट करता आ रहा है। तो उस समय के जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, व्यापार थे, वो शहर में उनका एक अधिकार नहीं था, क्योंकि व्यापार पे अधिकार वो वहाँ के क्राफ्ट पीपुल पे था ब्रिटेन में। किंतु धीरे धीरे जब मार्केट बड़ा होता गया, प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत हुई, ज़्यादा जगहों पर उसे आयात और निर्यात करने पड़े, तब वो मर्चेंट्स कंट्री साइड की ओर शिफ्ट हुए, अर्थात शहर से देहात की ओर। आज भी हम देखेंगे तो कोई भी बड़ी फैक्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री गांव साइड या शहर के किनारे लगती है, जहां जल स्रोत हो, जहां उसे मजदूर मिले और जहां बहुत अच्छा खासा क्षेत्र उसे मिले, खाली मैदान मिले। तो इसीलिए ब्रिटेन में कंट्री साइड की ओर मर्चेंट्स लोग शिफ्ट होते हैं, ताकि वहाँ से वो लोग से, जो मजदूर होते हैं, उनसे काम करवाएं और उनको रॉ मटेरियल प्रदान करके, कच्चा माल प्रदान करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट लाया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना से सिल्क, भारत से शुगर, अमेरिका से राइस आदि आदि जगहों से वो लाता था और रॉ मटेरियल्स को अपने यहाँ लाकर फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदल कर ब्रिटेन दूसरी जगह पहुँचाता था। तो अब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में, यानी 17th और 18th सेंचुरी के समय की हम बात कर रहे हैं, कि अब उसे एक ऐसा मार्केट चाहिए था जो काफ़ी तेज़ी से उत्पाद कर सके, क्योंकि जैसे जैसे कॉलोनीज़ का दायरा बढ़ेगा, जैसे जैसे उपनिवेश बढ़ते जाएंगे, अफ्रीका, नाइजीरिया के जंगलों आदि में से वो पकड़ पकड़ के मजदूर लाएगा, गुलाम लाएगा और यहीं से स्लेवरी की शुरुआत भी होगी। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के रूप में समझ सकते हैं।
जैसा कि बहुत सारे इतिहासकारों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री को एक ह्यूमन डेवलपमेंट की हिस्ट्री भी माना है, किंतु क्या ऐसा था? क्या रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन या रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो आ रहा है, रेलवेज और फैक्ट्री में जो दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही थी ब्रिटेन में, क्या उसको हम एक ह्यूमन काइंड या सोशल डेवलपमेंट के रूप में देख सकते हैं? तो ये आप पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ पाइएगा कि क्या यह डेवलपमेंट वास्तव में था या एक मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन के रूप में भी देखते हैं। तो यह मॉडर्नाइजेशन किस रूप में समाज के लिए वर्तमान समय के लिए उपयोगी और सार्थक सिद्ध हुआ, ये हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन को अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसा हमने बात किया कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले फेज में क्राफ्ट्स पीपुल या वैसे लोग घर में खुद की ज़मीन पे खुद से खेती करके खुद से उत्पाद करते थे और खुद से बेचते थे, तो वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में आता है। कोई आदमी है जो व्यापार करता है, वो क्या करेगा, भेड़ों से ऊन लेगा और वो लेके स्टेपलर्स लोगों के पास जाएगा। स्टेपलर्स यानी जो भेड़ों के शरीर से ऊन निकालते हैं, उनके पास जाएगा। फिर स्टेपलर से लेके वो फुलर्स के पास जाएगा। फुलर्स जो उन ऊनों को कलेक्ट करके उसे धागे में बांधने की कोशिश करेगा। फिर उसे लेकर वो वीवर्स के पास जाएगा। वीवर्स यानी जो बुनाई करेगा, और फिर वो बुनाई के बाद उसके फिनिशिंग के लिए जाएगा, कपड़ा बनेगा। और कपड़ा बनने के बाद वो बंद डिब्बे में पैक होने के लिए, जो आज भी हम जितने ज़्यादा ब्रांडिंग देखते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे डिब्बे, अच्छे अच्छे प्लास्टिक में पैक होने के लिए, तो वहाँ से लंदन में जाता था उस समय, लंदन में। तो लंदन एक तरह से उस समय का मार्केट बन गया था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज का, कि जहाँ पूरे ब्रिटेन से सामान आते थे वहाँ फिनिशिंग के लिए, और वहाँ से फिनिशिंग होने के बाद विभिन्न जगहों पे एक्सपोर्ट होते थे। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कॉटेजेस और क्राफ्ट पीपुल और पीजेंट्स लोग काम करते थे, लेकिन अब मर्चेंट्स का आना और इंडस्ट्रीज़ का आना, ये धीरे धीरे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर अग्रसर कर रहा था, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत थी। तो आपने देखा होगा कि स्टेपलर से फुलर्स, फुलर से वीवर्स, वीवर से मार्केट, और मार्केट के बाद फिनिशिंग, ये पूरी जो प्रक्रिया है काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, जिसमें बहुत से जगहों पे गुजर के आपको एक फिनिश प्रोडक्ट मिलता था। तो अब लोगों ने क्या किया, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की। फैक्ट्रीज़ के बाद ही फैक्ट्रीज को इंडस्ट्री के रूप में हम तब्दील होते हुए देखेंगे। तो इन फैक्ट्रीज़ में मशीनें लगी, और फैक्ट्रीज़ में मशीनें लगी तो वो क्या होता था, वहीं पे एक ही जगह कपड़े का उत्पाद हो जाता था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट घटक है वो है कॉटन। कॉटन की शुरुआत से ही हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि भारत से रेशम और अन्य जगहों से ऊन ले जाके ब्रिटेन में फिनिश्ड प्रोडक्ट बनते थे, और वो कॉटन और सूत में बदले जाते थे, धागे में बदले जाते थे, जहाँ बुनाई होती थी और उसे कपड़े के रूप का शक्ल दिया जाता था। तो जो काम पहले विभिन्न जगहों से गुजरकर स्टेपलर्स, फुलर्स के पास जाके होता था, अब वो एक ही जगह फैक्ट्रीज़ में होने लगा, जहाँ मज़दूरों को लाया गया और यहाँ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, यानी मशीनों का आगमन हुआ। और यहीं से इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्पोर्टेंट माना गया, क्योंकि फैक्ट्रीज आ गई, मशीनें आ गई और लोगों की ज़रूरतें कम होने लगी। तो दोस्तों, इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे डेवलप हुआ, इसके क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या कारण थे, और मानव समाज पे इसका क्या प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।